जिस तरह दिए के साथ बाती का गहरा नाता होता है, अपनी आखिरी सांस तक वह दिए को नहीं छोड़ती। उसी के साथ ही जीती है और उसी की बाहों में ही अपना दम तोड़ देती है। कुछ इसी तरह का प्यार करती थी रिया अपने प्रेमी राजवीर से। साथ जीने मरने के वादे करने वाले राजवीर और रिया प्यार की राह पर एक दूसरे का हाथ पकड़े बहुत दूर निकल आए थे। एक दूसरे को देखे बिना कभी भी उनका दिन पूरा नहीं होता था। दोनों के परिवार भी इस रिश्ते को बहुत पसंद करते थे। दोनों के असीम प्यार को मिलाने के लिए दोनों परिवारों ने जोर शोर से तैयारियां शुरू कर दी थी। राजवीर की मां अंजना ने ही रिया के लिए उसके पसंद के कपड़े, गहने सब कुछ तैयार करवा लिया था। इकलौता ही बेटा तो था राजवीर उनका। अपने सुने आंगन में एक बेटी के कदमों को लाने की उन्हें बड़ी जल्दी थी। अपने मंजिल को पूरा होते देख राजवीर और रिया की खुशी का ठिकाना न था। रिया के परिवार में भी जोर शोर से विवाह की तैयारियां चल रही थी। विवाह का मुहूर्त एक माह बाद निकला था। सभी को जल्दी थी, किंतु उससे पहले का कोई मुहूर्त था ही नहीं। अब सभी उस तारीख का इंतजार कर रहे थे। एक एक करके दिन बड़ी मुश्किल से कट रहे थे। सारी तैयारियां पूरी हो चुकी थी। वह कहते हैं ना कि समय से पहले और हिस्से से ज्यादा किसी को नहीं मिलता। कुछ ऐसा ही राजवीर और रिया के साथ भी हुआ। आज करवा चौथ है। रिया बहुत ही उत्साह में थी। राजवीर से भले ही अब तक उसका विवाह न हुआ हो, पर मन ही मन वह उसे पति तो मान ही चुकी थी। यही सब सोचकर उसने भी आज करवा चौथ का व्रत रख लिया। सुबह सुबह राजवीर के फोन की घंटी बजी। राजवीर गहरी नींद में सो रहा था। जैसे ही देखा रिया का फोन है। अरे इतनी सुबह रिया का फोन क्यों किया होगा, सोचते हुए उसने फोन उठाया। रिया ने कहा, राजवीर आज शाम का कोई प्रोग्राम नहीं बनाना। मैंने आज करवा चौथ का व्रत रखा है, निर्जला तुम्हारे लिए। रात को चांद देखकर तुम्हारे हाथों से पानी पीकर ही उपवास तोड़ूंगी। शाम को तुम मेरे लिए बिल्कुल फ्री रखना। अरे रिया, यह उपवास छोड़ो यार, कहाँ भूखी रहोगी दिन भर। नहीं राजवीर, यह व्रत तो मुझे रखना ही है। सिर्फ आज ही नहीं, हर वर्ष तुम्हारे लिए, तुम्हारी लंबी उम्र के लिए। ठीक है रिया, तुमसे कभी मैं जीत सका हूँ क्या? मैं शाम को अपने आप को तुम्हारे हवाले कर दूंगा। अब खुश राजवीर, शाम को 7 बजे तक तुम मुझे लेने आ जाना। शाम को पूजा मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर पे ही करूँगी। ठीक है रिया, जो आज्ञा। रिया शाम का इंतजार कर रही थी। हाथों में मेहंदी, 16 श्रृंगार, लाल जोड़े में सजी धजी रिया बहुत ही सुंदर लग रही थी। ऐसा लग रहा था मानो आज ही उसका विवाह हो। दुल्हन की तरह सजी धजी रिया को देखकर अंजना भी फूली नहीं समा रही थी। चांद का इंतजार सभी कर रहे थे। रिया को जोर की भूख लगी थी। रिया बार बार राजवीर से कह रही थी, राज आओ ना बाहर, चांद को ढूंढो, कहाँ छिपकर बैठा है। राजवीर ने कहा, कहाँ जाऊँ रिया, मुझे तो चांद मेरी आंखों के सामने दिखाई दे रहा है। इस चांद के सामने उस चांद को देखने कौन जाएगा। जाओ ना राज, भूख लग रही है। कुछ ही समय में चांद निकल आया। पूजा करके छलने से चांद के साथ राजवीर को निहारते हुए रिया ने धीरे से कहा, आई लव यू राजवीर। राजवीर ने भी वही 3 शब्द कहते हुए अपने हाथों से उसे पानी पिलाया और मिठाई खिलाकर उसका व्रत खुलवाया। रिया को ये क्षण ऐसे मनमोहक लग रहे थे मानो जिंदगी की सारी खुशियां सिमटकर इन पलों में समा गई हो। रिया के झील से गहरी आंखों में राजवीर को प्यार ही प्यार नजर आ रहा था। वह उस गहराई में डूबता ही चला जा रहा था। तभी पीछे से अंजना की आवाज आई, राज चलो, रिया को खाना खिलाना है या नहीं? हाँ हाँ माँ आते हैं। दोनों डाइनिंग रूम में चले गए और फिर सबने साथ खाना खाया। परिवार के सदस्यों के साथ बातें करते हुए रात के 12 बज गए। रिया का घर राजवीर के घर से बहुत दूर था। राजवीर रिया को छोड़ने कार से निकला। दोनों बातें करते हुए एक दूसरे में खोए चले जा रहे थे। रात काफी हो गई थी। हर तरफ अंधेरा पसरा था। रास्ता भी सुनसान था, कहीं कोई हलचल नहीं थी। राजवीर की कार मंजिल की तरफ बढ़ रही थी कि तभी अचानक कार झटके मारने लगी और बंद हो गई। रिया घबरा गई। क्या हुआ राजवीर? मालूम नहीं रिया, अचानक क्या हो गया। आज के पहले कभी कार इस तरह रुकी नहीं थी। राजवीर ने अंदर बैठे बैठे 2-3 बार कार स्टार्ट करने की कोशिश की, किंतु वह सफल नहीं हो पाया। रिया रुको, मैं बाहर बोनट खोल कर देखता हूँ क्या हो गया है, वरना फोन करके घर से किसी को बुलाना पड़ेगा। तुम अंदर बैठो। कहते हुए राजवीर बाहर निकल गया। तब तक अचानक मौसम का अंदाज ही बदल गया। हवा के साथ हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई। इस बिन मौसम की बारिश से घबराकर रिया भी कार से बाहर निकल आई और अपने मोबाइल से लाइट दिखाने लगी। तभी रिया ने कहा, राज मुझे डर लग रहा है, जल्दी से घर पर फोन कर देते हैं, पापा आ जाएंगे। हाँ रिया, यह कार अपने से तो ठीक होने से रही। तभी अचानक तेजी से एक कार उनके पास आकर रुकी। उसमें से नशे में धुत 4 लड़के बैठे थे। कार से बाहर निकलकर एक लड़के ने पूछा, क्या हुआ भाई, कोई मदद चाहिए क्या? राजवीर ने कहा, जी नहीं थैंक यू।
तभी एक लड़की ने राजवीर को जोर से धक्का दिया। राजवीर को बिल्कुल आइडिया नहीं था, अतः वह उस धक्के से कुछ दूर तक लड़खड़ाने के बाद संभलने लगा। तब तक दूसरे दोनों लड़कों ने रिया को कार में खींच लिया। तीसरा भी जल्दी से बैठ गया और चौथा ड्राइवर सीट पर पहले से ही बैठा था। उसने तेजी से कार को भगाना शुरू कर दिया। रिया चिल्लाती रही। राजवीर कार के पीछे भाग रहा था। पीछे के कांच से रिया की काली परछाई कुछ क्षणों तक तड़पते हुए राजवीर को दिखाई देती रही और फिर गायब हो गई। कार दूर तक सुनसान रास्ते पर दौड़ती हुई दिखाई देती रही। राजवीर कुछ भी न कर पाया। उसकी आंखों के सामने उसके रिया का हरण हो गया। एक नहीं, जहाँ तो चार चार रावण थे। राजवीर ने तुरंत पुलिस को फोन लगाकर बताया। पुलिस हरकत में आए तब तक वह हैवान रिया को कहीं बहुत दूर लेकर जा चुके थे। दोनों परिवारों में इस खबर ने तूफान ला दिया। सब चिंता में थे, सदमे में थे। घर में आंसू और सन्नाटे के सिवा कुछ भी नहीं था। दोनों परिवार इस दुख की घड़ी में साथ थे। पुलिस अपना काम कर रही थी। 2-3 घंटों के बाद उन लड़कों ने रिया को सड़क के किनारे झाड़ियों में फेंक दिया। उन्होंने रिया को धमकी देते हुए कहा, जान प्यारी हो तो चुपचाप ही रहना, वरना हमने तुम्हारे पति का फोटो भी ले लिया है। हम उसे नहीं छोड़ेंगे, समझ लिया। रिया बेहोशी की हालत में सड़क के किनारे झाड़ियों में पड़ी हुई थी। सुबह मॉर्निंग वॉक करने आए पति पत्नी को झाड़ियों में लड़की पड़ी दिखाई दी। तभी उस महिला ने अपने पति से कहा, अरे यह तो कोई दुल्हन लग रही है, पर इस तरह झाड़ियों में, जल्दी से पुलिस को फोन करो। इसकी हालत देखकर लग रहा है मामला कुछ और ही है। उसके पति ने पुलिस को फोन किया। वह महिला रिया को होश में लाने की कोशिश कर रही थी। तब तक पुलिस भी आ गई। रिया को तुरंत अस्पताल ले जाया गया। पुलिस ने राजवीर को फोन करके बताया, राजवीर एक लड़की सड़क के किनारे झाड़ियों में पड़ी मिली है। उसकी हालत गंभीर है। उसे हमने अस्पताल में भर्ती करा दिया है। किसी बुजुर्ग दंपति को वह बेहोशी की हालत में मिली थी। उन्होंने हमें खबर कर दी है। आप आकर देख लीजिए, लगता है यह वही है जिसके लिए आपने शिकायत दर्ज करवाई थी। राजवीर और रिया के तुरंत परिवार वाले तुरंत अस्पताल पहुंच गए। रिया की हालत बहुत खराब थी। जीवन और मौत के बीच संघर्ष करती रिया इस वक्त बिल्कुल असहाय लग रही थी। वह इस समय होश में भी नहीं थी। उसके चेहरे पर लाल नीले निशान दिख रहे थे, बाकी शरीर चादर से ढका था। रिया की ऐसी हालत देखकर परिवार वालों की तो क्या, डॉक्टर और नर्स की आंखों में भी आंसू झलक आए। राजवीर अपनी मां के कंधे पर से रखकर आंसू बहा रहा था। वह बहुत देर तक रिया की ऐसी हालत देख न पाया और वहां से बाहर निकल गया। रिया को जब होश आया, दोनों परिवार वहां मौजूद थे। उसने चारों तरफ नजर दौड़ाई, लेकिन जिसकी चाहत थी वही उसे दिखाई नहीं दिया। उसकी आंखों से आंसू बिना रुके बहते जा रहे थे। उसके मुंह से एक ही शब्द निकल रहा था, राज बचाओ मुझे। कुछ समय के लिए वह होश में आती, फिर उसकी आंखें बंद हो जाती। दूसरे दिन सुबह उसे पूरी तरह से होश आया। अपनी मम्मी के गले लगकर वह बुरी तरह रो रही थी। उसे सांत्वना किस तरह से दे, कोई कुछ बोल नहीं पा रहा था। सबकी आंखों में सिर्फ आंसू थे, मुंह में मानो जबान नहीं था। आखिरकार रिया ने चुप्पी तोड़ते हुए अपनी मम्मी से पूछा, मम्मी राजवीर कहाँ है? बेटा अभी तो यही था, शायद डॉक्टर से बात करने गया होगा। अंजना ने तुरंत राजवीर को फोन लगाया। राज कहाँ हो तुम? जल्दी आ जाओ, रिया को होश आ गया है, वह तुम्हें ही बुला रही है। माँ, मैं उसे इस तरह तड़पता नहीं देख सकता। मैं उसका सामना नहीं कर पाऊंगा। कैसी बात कर रहे हो राजवीर तुम? जल्दी से यहाँ आ जाओ। राजवीर के मन में एक अलग ही तूफान उठा हुआ था। बलात्कार की शिकार हुई रिया को स्वीकार करने में अब वह हिचकिचा रहा था। इस तूफान में फंसा राजवीर अपनी मां की बात मानकर रिया के सामने आखिरकार आ ही गया। रिया राजवीर से ऐसे लिपट गई जैसे किसी वृक्ष से बेल लिपट जाती है और उसे छोड़ती ही नहीं। रिया बिना कुछ कहे रोती ही जा रही थी। तब राजवीर ने कहा, आई एम सॉरी रिया, मैं तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाया। इतना कहते हुए आंखों में आंसू लिए वह तुरंत कमरे से बाहर निकल गया। रिया अभी भी बाहें फैलाए उसे जाते देख रही थी। अंजना को राजवीर का ऐसा व्यवहार देखकर बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। वे तुरंत रिया के पास आई और उसे सीने से लगाते हुए कहने लगी, रिया बेटा सब ठीक हो जाएगा, तुम अपने आप को संभालो, हिम्मत रखो बेटा। यह बुरा वक्त था हम दोनों परिवारों के लिए। अब जितनी जल्दी हो सके हमें इससे बाहर निकलना होगा। राजवीर अपने आप को दोषी मान रहा है कि वह तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाया, इसलिए तुमसे नजरें चुरा रहा है। अगले 2 दिनों तक भी राजवीर अस्पताल नहीं आया। अंजना रोज 3-4 घंटे रिया के पास आकर रुकती थी। तीसरे दिन रिया ने पूछ ही लिया, माँ राजवीर मुझसे मिलने क्यों नहीं आ रहा? क्या वह मुझसे नाराज है? नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं, वह भी बहुत दुखी है, खुद से नाराज है, तुम्हारा सामना करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है। मैं आज ही उसे भेजती हूँ। नहीं माँ, जब उसकी इच्छा होगी तब वह खुद आएगा।
आप उसे जबरदस्ती बिल्कुल मत करना। ठीक है बेटा। अंजना जब घर पहुंची तब मन में ठान चुकी थी कि राजवीर के मन में क्या चल रहा है आज वे जानकर ही रहेगी। शाम को वे राजवीर के पास जाकर बैठी और बड़े ही प्यार से कहा, राज बेटा, तुम रिया से मिलने आखिर क्यों नहीं जा रहे हो? आज उसे तुम्हारी बहुत ज़रूरत है। मैं जानती हूँ तुम दुखी हो, किंतु तुम्हारा इस तरह का व्यवहार रिया को तोड़ देगा। जाओ, जाकर उसके पास बैठो, उससे बातें करो, उसे यह विश्वास दिलाओ कि तुम उसके साथ हो। अपने कंधे का सहारा देकर उसके बहते आंसुओं को तुम्हें पूछना होगा राजवीर। जब भी कुछ आहट होती है उसकी आंखों में केवल यह उम्मीद होती है कि दरवाजे से तुम ही अंदर आओगे। उसकी आंखें हर समय केवल और केवल तुम्हें ढूंढती रहती है, लेकिन हर बार उसकी उम्मीद टूट जाती है, जो उसके सूनी आंखों से पानी भरकर बहने लगती है। उठो राजवीर, जाओ। उसके परिवार में भी सभी को लग रहा होगा कि राजवीर आखिर क्यों नहीं आ रहा। मैं कब तक बात को संभालूंगी बेटा। इतना सब सुनने के उपरांत भी राजवीर जाने के लिए तैयार नहीं हुआ। अंजना का प्यार गुस्से में बदल रहा था। वे समझ रही थी कि राजवीर जाना नहीं चाहता। अंजना ने गुस्से में पूछा, राजवीर तुम्हारे दिल में क्या चल रहा है? साफ साफ बताओ। क्या तुम अपने पाँव पीछे खींच रहे हो? माँ, आप क्या चाहती है? बलात्कार हुआ है उसके साथ। क्या मैं उसके साथ विवाह कर लूँ? समाज दोस्त सब मेरा मजाक उड़ाएंगे, मुझे कैसी कैसी नज़रों से देखेंगे। यदि उसके साथ घर से बाहर जाऊंगा तो कैसी नज़रों से उसे देखेंगे, कैसे कैसे तंज कसेंगे। यह सब सोचकर ही मैं कांप जाता हूँ। मैं इसका सामना नहीं कर सकता माँ। अच्छा राजवीर, तो यह खिचड़ी पक रही है तुम्हारे अंदर। मैं तो सच में यह सोच रही थी कि तुम उसकी रक्षा नहीं कर पाए, इसलिए दुखी हो, शर्मिंदा हो, इसलिए उसके पास नहीं जा रहे हो। तुम्हारे ऐसे विचार सुनकर मुझे तुम्हारी मानसिकता पर तरस आ रहा है। मुझे तुमसे यह उम्मीद नहीं थी। तुमने आज मेरा सिर नीचे झुका दिया है। इतने वर्षों से प्यार के वादे करने वाले, जन्मों तक साथ रहने के सपने देखने वाले, एक तूफान के आ जाने से साथी को बीच भंवर में डूबने के लिए छोड़ जाते हैं क्या? मैंने तो रिया को इस घर की बेटी मान लिया है। जो भी हुआ, आखिर उसमें दोषी कौन है? क्या गलती रिया की है? माँ, मुझे भी बहुत दुख है, पर मैं क्या करूँ? मैं अपने मन को कैसे समझाऊँ? राज, जो भी हुआ है तुम्हें उसका सामना करना चाहिए। जो पेट दिखाने से कुछ नहीं होगा, जो मुझे नहीं बोलना चाहिए वह भी मैं तुमसे पूछती हूँ कि आज यदि ऐसा कुछ मेरे साथ हो जाए तो क्या तुम मुझे भी छोड़ दोगे? माँ, यह क्या बोल रही हैं आप? तुम्हें सुनना होगा राजवीर। समाज तो तब भी कुछ न कुछ कहेगा, मुझे कैसी कैसी नज़रों से देखेगा। तुम्हारे साथ बाहर कहीं जाऊंगी तो तंज कसेगा। बोलो राजवीर, बोलो। यदि तुम्हारी बहन होती और उसके साथ ऐसा करती तो क्या तुम उसे भी छोड़ देते? पूरा जीवन उसे अकेले रहने देते? क्या उसके विवाह की कोशिश नहीं करते? नहीं राजवीर, तब तुम कोई ऐसा लड़का अवश्य ढूंढते जो उसी जैसा जानकर भी अपना लेता। तुम खुद ऐसा लड़का क्यों नहीं बन सकते राजवीर? अपनी माँ के इस तरह के तेवर देख के राजवीर घबरा गया। वह कुछ बोलता उसके पहले अंजना ने कहा, तुम जैसे कुछ मर्द ही ऐसी घटनाओं को अंजाम देते हैं और जीवन भर उसकी सजा भोगनी पड़ती है स्त्री को। राजवीर, तुम जो रिश्ता तोड़ना चाहते हो तो तोड़ दो। मैं उसके लिए तुमसे भी अच्छा लड़का ढूंढूंगी जो उसे इसी रूप में स्वीकार करे और उतनी इज्जत और प्यार दे जितना उसका हक है। इसके बाद कभी भी मुझे माँ कहने की कोशिश भी मत करना। कहते हुए अंजना रो पड़ी। अंजना का हर शब्द राजवीर के सीने को छलनी कर गया। उसे उनका हर शब्द चुभ रहा था। दूसरे दिन अंजना जब अस्पताल पहुंची तो वहां का दृश्य देखकर वे दंग रह गई। राजवीर रिया के सिरहाने बैठे उसकी आंखों से लगातार बहते आंसुओं को अपने हाथों से पोंछ रहा था। साथ ही वह कह रहा था, रिया मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाया। रिया के माथे का चुम्बन लेने के लिए जैसे वह झुका, उसकी आंखों के आंसू रिया के आंसुओं से जो मिले, यह संगम था आंसुओं के साथ साथ उन दोनों के मिलन का, राजवीर के पश्चाताप का, रिया की उम्मीदों का और अंजना के प्यार और विश्वास का। अंजना उसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी। उन्होंने जैसे ही अपने कदम वापस जाने के लिए उठाए, उसके कानों में आवाज आई, राज, मैं 3 दिनों से दरवाजे पर टकटकी लगाकर तुम्हारा इंतजार कर रही थी। मैं जानती हूँ कि मैं तुम्हारे लायक नहीं रही। सिर्फ एक बार तुमसे मिलकर तुम्हारी बाहों में सो जाना चाहती थी। आज तुमने मेरी वह इच्छा पूरी कर दी। कहते हुए वह राजवीर की बाहों से लिपट गई। यह क्या कह रही हो रिया? मैं तो तुम्हें एक बार नहीं हजारों बार पूरी जिंदगी अपने सीने से लगाकर अपनी बाहों में रखना चाहता हूँ। तब तक रिया की मम्मी भी आकर अंजना के साथ खड़े होकर दुनिया का यह सबसे सुंदर अलौकिक नज़ारा देख रही थी। उन दोनों ने एक दूसरे को गले मिलकर बधाई दी। तब तक राजवीर ने रिया को अपनी गोद में उठा लिया और कहा, चलो रिया, घर चलते हैं।
रिया अपना सारा दुख दर्द भूलकर राजवीर को निहारे जा रही थी। इस समय उसे ऐसा महसूस हो रहा था मानो धरती पर ही उसे स्वर्ग मिल गया हो। दोस्तों, यदि आपको यह कहानी पसंद आए तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर अपने विचार जरूर बताएं। ढेरों पारिवारिक और शिक्षाप्रद कहानियाँ सुनने और पढ़ने के लिए हमारे चैनल दर्द भरी हिंदी कहानियाँ को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।